मेरा नाम जैन है। मेरी तालीम महज FA है और मेरी उम्र 24 साल है। ज्यादा तालीम ना होने की वजह से कोई नौकरी तो मिली नहीं, घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। 20 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैं एक छोटा सा घर है जो वालिद साहिब ने अच्छे वक्तों में अपनी जिंदगी में ही बना लिया था, जो अब हमारी वाहिद जायदाद था। 20 साल की उम्र में जब वालिद साहिब इस दुनिया से चले गए तो मेरी वालिदा ने मुझे कोई काम ढूंढने का कहा, क्योंकि घर का खर्चा भी चिल्लाना था और सबसे बड़ा होने के नाते ये काम मुझी को करना था। मुझसे छोटा एक भाई और 3 बहनें थीं जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। काम ढूंढने की गरज से मैं हुसैन आगाही बाजार चला गया, जहां थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मुझे एक शख्स ने एक दुकान का पत्ता बताया जिन्हें एक सेल्समैन की जरूरत थी जो न सिर्फ ग्राहक से बात कर सके बल्कि हिसाब किताब का भी पक्का हो। मैं उन साहब की बताई हुई दुकान पर पहुंच गया। दोपहर 12 बजे का वक्त था, अभी बाजार में ज्यादा चहल पहल न थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया तो सामने एक बारिश बुजुर्ग काउंटर पर मौजूद थे और इनके सामने कुछ ख्वातीन खड़ी थीं। मुझे दुकान पर आता देखकर उन बुजुर्ग ने एक कपड़ा आगे कर दिया जो वो पर्दे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं बुजुर्ग को तो देख सकता था, मगर ख्वातीन और मेरे दरमियान अब एक पर्दा आ चुका था और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि उनको पर्दे की जरूरत पड़ गई, जबकि वो ख्वातीन पहले ही बुर्का पहने हुए थीं। खैर, मैं दुकान का जायजा लेने लगा। ये कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। कुछ देर बाद पर्दा हटा और वो ख्वातीन वहां से निकल गईं। अब बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, बोलो बेटा, क्या चाहिए? मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने सुना है कि आपको एक सेल्समैन की जरूरत है। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैंने मुजफ्फर को कहा था कि कोई अच्छे घराने का बच्चा हो तो बताए, मुझे सेल्समैन की बहुत जरूरत है। क्या लगते हो मुजफ्फर के तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल, मैं तो मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर जॉब का पूछ रहा था, तो कुछ पीछे एक दुकानदार ने ही मुझे आपके बारे में बताया कि आपको ज़रूरत है, तो मैं इधर आ गया। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसे तो मैं किसी को नहीं रख सकता, मुझे तो एतमाद वाला लड़का चाहिए। उन बुजुर्ग का नाम इकबाल था। मैंने कहा, सर आप बेफिक्र रहें, मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी, मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने इकबाल साहिब को घर का पता और घर के हालात सब कुछ बता दिया। इस पर इकबाल साहिब के लहजे में पहले से ज्यादा नरमी और प्यार आ गया, मगर वो अभी तक हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, ख्वातीन और लड़कियों से बहस करनी पड़े तो कर लोगे? मैंने उन्हें बताया, जी अंकल, मेरे स्कूल में लड़कियां भी थीं और फीमेल उस्तानियां भी, और मैं बहुत अच्छा और सबका पसंदीदा स्टूडेंट था। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा, अच्छा चलू, तुम अभी जाओ, मैं थोड़ा सोच लूं, कल सुबह 10 बजे आ जाना तुम, मगर किसी बड़े को लेकर आना बेहतर है, इसी मार्केट में कोई वाकिफ हो तो इसे ले आना। मैंने अंकल से हाथ मिलाया और इनका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन घर चला गया। घर जाकर मैंने उम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद अबू के एक अच्छे दोस्त का पता मुझे बताया कि उनसे जाकर मिलो, शायद वो कोई मदद कर सके इस सिलसिले में। मैं इसी वक्त अबू के दोस्त से मिलने चला गया। कुछ देर बाद इनके घर पहुंचा तो किस्मत से वो घर पर ही मिल गए। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, मगर मेरे आने की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया था। मैं अपना तारुफ तो जाते ही करवा चुका था, जिसकी वजह से मुझे अंकल और आंटी ने बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया और इनकी एक बेटी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी, मेरे लिए मीठे पानी का एक जूग और एक शरबत ले आए। मैं घटाघट 2 गिलास चढ़ा गया था, क्योंकि सुबह से फिर कर मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल को अपनी मुश्किल बताई और उनसे मदद मांगी तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोले कि फिक्र नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह तुम पहले मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और इकबाल साहिब को तुम्हारी गारंटी दे दूंगा। कुछ देर अपनी खिदमत करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और अगले दिन सुबह सुबह अंकल के घर जा धमका। अंकल पहले ही तैयार हो चुके थे। 10 बजने में अभी थोड़ा वक्त था। अंकल ने अपनी बाइक निकाली और सीधे हुसैन आगाही बाजार में दाखिल होने के बाद इसी दुकान के सामने ले जाकर मैंने बाइक रोकने को कहा। अंकल मेरे साथ दुकान में दाखिल हुए और इकबाल साहिब को अपना तारुफ करवाया और अपना मुलाजमती कार्ड निकालकर इकबाल साहिब को दिखा दिया। मेरे ये अंकल महकमा जंगलात में मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम का कार्ड देखकर इकबाल आम साहिब को इत्मीनान हो गया और वो बोले कि अगर आप बच्चे की जमानत देते हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। रोजाना एक टाइम का खाना दूंगा और शुरू में 6,000 रुपये तनख्वाह होगी। अगर इसने दिल लगाकर काम किया तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी।
मैंने फौरन हामी भर ली तो अंकल ने कहा, ठीक है इकबाल साहब, मैं चलता हूँ। बिन बाप के बच्चा है, इसे अपना ही बच्चा समझिएगा और मैं गाहे बगाहे चक्कर लगाता रहूंगा। उम्मीद है आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर अंकल चले गए, जबकि इकबाल साहिब ने काउंटर का एक छोटा सा दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने को कहा तो मैं अब काउंटर के पीछे खड़ा था। काउंटर के अंदर जाते हुए मेरी नज़र दुकान के इस हिस्से में पड़ी जहां कल कुछ ख्वातीन खड़ी थीं, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वहां औरतों के अंदर के इस्तेमाल के कपड़े पड़े थे। अब मुझे समझ लगी कि कल वो ख्वातीन अपने लिए अंडर गारमेंट्स खरीद रही होंगी, तभी इकबाल साहिब ने पर्दा गिरा दिया था। खैर मैं अंदर आ गया तो इकबाल साहिब ने मुझे काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दुकान में कुछ ख्वातीन आईं तो इकबाल साहिब ने कहा, तुमने सिर्फ खामोशी से देखना है कि गाहक से किस तरह बहस की जाती है और इसे मुतमईन किया जाता है। मैंने हाँ में सर हिलाया। ख्वातीन ने अपने लिए कुछ मेकअप का सामान खरीदा और मैं इकबाल साहिब की डीलिंग पर गौर करता रहा। इसी तरह सारा दिन मुख्तलिफ ख्वातीन गाहे बगाहे आती रहें और मैं चुपचाप इकबाल साहिब को देखता रहा। दोपहर में उन्होंने अपने घर से खाना मंगवाया जो इनका एक छोटा बेटा देने आया था। मैंने भी इनके साथ ही खाना खाया। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। रात को 7 बजे इकबाल साहिब ने मुझे छठी दे दी तो मैं जल्दी से घर चला गया कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। अगले दिन मैं दोबारा से ठीक बजे दुकान पर पहुंच गया तो इस वक्त दुकान में एक खातून खड़ी थी। खातून ने अपना चेहरा थोड़े से दुपट्टे से ढांप रखा था। अपने कद काट से वो एक बड़ी उम्र की औरत लग रही थी। मैं इकबाल साहिब को सलाम करके अंदर ही चला गया तो इकबाल साहिब ने इशारे से मुझे अपने पास ही बुला लिया। मैंने देखा कि इकबाल साहिब के हाथ में एक स्किन कलर का बड़े साइज का बुरा था जो उन्होंने औरत के हाथ में थमा दिया। औरत ने इसको अपने हाथ में पकड़कर थोड़ा नीचे किया और काउंटर की ओट लेकर इसको खोल कर देखने के बाद वैसे ही वापस दे दिया और बोली, इससे बड़ा साइज दिखाए। उन्होंने दोबारा से वो काउंटर की ओट में ले जाकर खोल कर देखा और फिर पूछा, इसके कितने पैसे? तो इकबाल साहिब ने 300 का मुतालबा किया। खातून के जाने के बाद इकबाल साहिब ने मुझे दोबारा से वहां मौजूद चीज़ों के बारे में मालूमात दें और इनके रेट बताने शुरू कर दिए। साथ में एक लिस्ट भी दे दी और मुझे कहा, इसे याद कर लेना। मैं सारा दिन इस लिस्ट को फारिग वक्त में देखता रहा और चीज़ों के रेटिश ज़हन नशीन करता रहा, जबकि कस्टमर्स के आने पर मैं इकबाल साहिब के साथ खड़ा रहकर इनकी डीलिंग देखता। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। एक हफ्ते बाद इकबाल साहिब ने मुझे कहा कि बेटा, अब जो ख्वातीन सुर्खी पाउडर लेने आएंगी इनको तुमने डील करना है और जो कोई अपने अंदर के कपड़े लेने आएंगी इनको मैं देखूंगा। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ में परेशान हो तो आपने मेरी मदद करनी है। अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, फिक्र नहीं करो, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। बेफिक्र है कर तुम आज काम शुरू करो। कुछ ही देर के बाद एक उधेड़ उम्र खातून दुकान में आईं जिनके साथ इनकी 2 बेटियां भी थीं। वो खातून इकबाल साहिब के सामने जाकर खड़ी हो गईं और हल्की आवाज में बोले, बच्चियों के लिए अंदरूनी कपड़े चाहिए। वो लड़की वापस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने इसके सीने की तरफ देखा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इस पर अभी ताज़ा ताज़ा जवानी आई है। इसको सबसे छोटे साइज का ही फिंट आएगा। जितनी देर में आंटी ने अपनी बच्चियों के लिए खरीदे, इतनी देर में इनकी बेटी ने मुझसे कुछ लिपस्टिक दिखाने को कहा। मैंने फौरी एक सुर्ख रंग की लिपस्टिक इसे दिखाई तो इसने कहा, कोई अच्छा कलर दिखो ना। मैंने एक और मैरून कलर की लिपस्टिक इसे दिखाई और कहा, ये देखें बाजी, ये आपके होंठों पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ज्यादा ओवर होने की कोशिश की तो इस लड़की ने मुझे घूर कर देखा और लिपस्टिक वापस काउंटर पर रख कर पीछे हैकर खड़ी हो गई। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई और थोड़ा डर भी गया कि कहीं ये अपनी माँ को मेरी शिकायत ना लगा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद दुकान से निकल गई। शुक्र हुआ कि इकबाल साहिब ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। मुख्तसर ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सीख गया था कि ख्वातीन से किस तरह बात करनी है, किस तरह की लड़की से फरी होना है और किस तरह की लड़की से सिर्फ काम की ही बात करनी है। मुझे ये काम करते हुए 2 माह का अरसा हो गया था। इस दौरान इकबाल साहिब भी मेरी कारकर्दगी और सादतमंदी से बहुत खुश थे। वो अक्सर औकात मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर दोपहर के टाइम अपने घर सस्ताने के लिए चले जाते थे। दोपहर के वक्त गाहक कम होते थे, इसलिए मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। अभी तक मैं कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी वगैरह की अशिया की साइट पर ही था और अंडर गारमेंट्स वगैरह सेल करने का मुझे कोई तजर्बा नहीं था। एक दिन यूं हुआ कि इकबाल साहिब दोपहर के वक्त सस्ताने के लिए अपने घर चले गए। इनके जाते ही एक मॉडर्न खातून दुकान में दाखिल हुई।
इनकी उम्र कोई 30 के लगभग होगी। साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, जो इनकी उंगली पकड़कर इनके साथ साथ चल रहा था। खातून ने सफ़ेद रंग की बारीक कमीज पहन रखी थी। खातून के गिले में दोपट्टा था जो इनके सीने तक को ढांपने के लिए काफी था। अंदर आकर खातून ने मेरी तरफ देखा, फिर उधर उधर देखते हुए बोले, तुम ही होते हो दुकान पर? तुम्हारी साथ कोई और होता है? मैंने कहा, मैं तो मुलाजिम हूँ, बेगम साहिबा दुकान के मालिक होते हैं, मगर अभी वो आराम करने घर गए हैं। खातून ने कहा, अच्छा, तो तुम सब कुछ सेल करते हो दुकान पर? ये उन्होंने जुमानी अंदाज में कहा। मैंने ना समझते हुए कहा, जी मीडियम सब कुछ सेल करता हूँ, बताएं आपको क्या चाहिए। असल में शक्ल और सूरत से मैं 20 साल का होने के बावजूद बच्चा ही लगता था, इसलिए वो खातून सोच रही थीं कि ना जाने इस बच्चे को लेडीज अंडर गारमेंट्स का पत्ता भी होगा या नहीं। फिर खातून ने कुछ सोचा और बोले, मुझे अपने लिए कुछ बनियान चाहिए है, कोई अच्छे से दिखा दो। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैं समझा शायद मैंने सुनने में गलती की है। मैंने दोबारा पूछा, जी मीडियम क्या चाहिए? तो वो बोले, अरे भाई, कमीज के नीचे पहनने वाली चाहिए, वो दिखा दो मेरे साइज के मुताबिक। जब उन्होंने अपने साइज का कहा तो मैंने डायरेक्ट अपनी नज़रों का मरकज़ इनके सीने को बना लिया, मगर मुझे ख्वातीन के साइज का उस तरह देखकर अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कभी दुकान पर मैंने उनको सेल ही नहीं किया था। मैंने अंतर इनके सीने पर जमाए थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैम क्या साइज़ है आपका? खातून ने बगैर हिचकिचाए पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, वैसे तो 34 भी सही आ जाता है, मगर वो कभी कभी थोड़ा तंग हो जाता है, तो तुम 36 साइज में ही दिखो। ये सुनकर मैंने खातून को आगे आने को कहा तो वो आगे आ गई और मैं इस काउंटर के सामने खड़ा हो गया जहां ये पड़े होते थे। जो पहला पेश पड़ा था वो उठाकर कांपते हाथों के साथ मीडियम को पकड़ा दिया। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ था, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खौफ था कि अभी कोई और ना आ जाए और वो मुझे ये बेचते हुए देख लेगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। मीडियम ने मेरे कांपते हाथों से पकड़ा और फौरन ही वापस पकड़ा दिया और बोले, नहीं, ये नहीं, कोई अच्छी क्वालिटी का दुखो, अगर नेट वाला है तो वो दुखो। शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी कुछ ज्यादा ही वाज़ेह हो रही थी। फिर खातून ने मुझसे इनकी कीमत पूछी तो मैंने बगैर सोचे समझे 500 रुपये कीमत बता दी। क्यों ना इसकी क्वालिटी मुझे पहले वाले से ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा ये महंगा भी होगा। खातून ने कोई बहस नहीं की और सुर्ख रंग का एक साइड पर करके बाकी दो मुझे वापस कर दिए और बोलें, कोई और डिज़ाइन है तो वो भी दिखा दो। मैंने दोनों कलर निकालकर मीडियम को दिखा दिए। ये खूबसूरत हैं। फिर दोनों रंगों को बारी बारी देखती रहें, फिर उन्होंने दोनों मेरे सामने कर दिए और बोले, उनमें से कौन सा कलर अच्छा लगेगा? इनका ये सवाल तो मुझ पर बिजली बनकर गिरा। अब मैं उन्हें कैसे बता सकता था कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मगर मैंने हिम्मत जमा करके कहा, मैम आपके रंग के मुताबिक तो काले रंग का ही अच्छा लगेगा। मैंने किस मुश्किल से ये बात की, मैं ही जानता हूँ। मेरी बात सुनकर मीडियम ज़ेरे लब मुस्कुराई और बोलें, ठीक है, इसके कितने पैसे होंगे? मैंने कहा, मीडियम इसके भी 500। इसने दोनों मेरे हाथ में पकड़ाए और बोले, इनको शापर में डाल दो। मैंने जल्दी जल्दी एक सफ़ेद शापर उठाया और दोनों इसमें डालकर खातून को पकड़ा दिए। कुछ देर बाद इकबाल साहब भी आ गए। उन्होंने हस्न मामूल आते ही मुझसे पूछा, हाँ ज़ैन बेटा, कोई चीज़ फ़रोख्त की है? मैंने डरते डरते कहा, जी हाजी साहब। उन्होंने पूछा तो मैंने सोचा कि ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, तो मैंने वो फ़रोख्त कर दिए। ये सुनकर हाजी साहब मुस्कराए और मेरी कमर पर थपकी देते हुए बोले, बहुत खूब भाई, यानी अब तुम सीख गए हो। जाजी साहब मेरी कारकर्दगी से काफ़ी खुश हुए और 4 माह के बाद मेरी तनख्वाह 6 से बढ़ाकर 7,000 कर दी, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। इस दौरान हाजी साहब ने मुझे एक मोबाइल भी ले दिया था ताकि ज़रूरत के वक्त में उनसे राब्ता कर सकूं। फिर कभी माल ख़त्म होता तो हाजी साहब लाहौर से माल लेने चले जाते और इस दिन सुबह से रात तक दुकान पर मैं अकेला ही होता और अगले दिन हाजी साहब को पिछले दिन का हिसाब दे देता। फिर एक दिन मैं दुकान पर फारिग ही बैठा था कि मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने हेलो कहा तो आगे से एक खातून की आवाज़ आई। उन्होंने हेलो के जवाब में कहा, कैसे हो ज़ैन बेटा? मुझे आवाज़ तो जानी पहचानी लगी, मगर मैं समझ नहीं सका कि ये किसकी आवाज़ है। मैंने कहा, जी मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन? तो इस पर वो बोले, अरे बेटा, मैं तुम्हारी शमीम आंटी बात कर रही हूँ, तुम्हारे अंकल से तुम्हारा नंबर लिया था। शमीम आंटी का नाम सुनकर मैंने कहा, जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब सुनाई आप कैसी हैं? आंटी ने कहा कि वो भी बालक ठीक है।
फिर कुछ उधर उधर की बातें करने के बाद आंटी ने मुझे कहा कि बेटा तुमसे एक काम है, कहते हुए शर्म भी आ रही है, मगर फिर तुम तो अपने बच्चों की तरह ही हो, तो सोच रही हो तुम्हें ही कहो। बासित तो मुझे जाने नहीं देते बाजार, और खुद वो फारिग नहीं, उन्हें छठी ही नहीं मलती। मैंने कहा आंटी मैं आपके बच्चों की तरह ही हूं, अब बिला झिझक बताएं क्या काम है। मुझे कुछ समझ लग गई थी कि आंटी को क्या काम है। मैंने कहा आंटी कल जुम्मा है, दुकान बंद होगी, मुझे छठी है तो मैं कल ही लेकर आपकी तरफ आ जाऊंगा। आंटी खुश है बोले अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बस फिर तुम कल ही आ जाओ। अच्छा फिर कल ही मिलते हैं। ये कहकर आंटी शायद फोन बंद करने लगे तो मैंने जल्दी जल्दी कहा आंटी आंटी बात तो सुने। मीर छोटी आवाज सुनकर आंटी ने हाँ बोलो। मैंने कहा आंटी अपना साइज तो बताएं, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से साइज के लेने हैं। इस पर आंटी बोले ओ मुझे याद ही नहीं साइज बताने का, अच्छा हुआ तुमने खुद ही पूछ लिया। बेटा तुम 38 नंबर का ले आना। 38 साइज का सुनकर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बासित अंकल के तो मजे हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं बासित अंकल के घर पहुंच गया। जुमा का दिन था, सरकारी छुट्टी न होने के बाइस बासित अंकल घर पर नहीं थे, जबकि इनकी बेटी शमाइला अभी स्कूल से वापस नहीं आई थी। शमाइला से छोटी बेटी अभी जो 10 साल की थी, उसकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं गई और घर पर ही एक कमरे में सो रही थी। मैं घर गया तो शमीम आंटी ने बहुत खुश होकर मुझे अंदर बुला लिया, मगर वो कुछ मुझसे शर्मा भी रही थी। उन्होंने मुझे इसी कमरे में बिठा दिया जहां बासित अंकल के होते हुए बैठा था। ये मैन कमरा था, इसमें टीवी भी लगा हुआ था। मुझे बिठाकर आंटी किचन में चली गईं और कुछ ही देर में मीठे शरबत का एक गिलास बनाकर मेरे लिए ले आए। मेरी नज़र इनकी कमीज के अंदर गहरी लाइन पर पड़ी तो मुझे कुछ होने लगा। मैंने फौरन ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। आंटी भी फौरन ही सीधी हो गईं, फिर वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गईं और बोले बेटा पानी पियो। इनकी नज़रें मेरे हाथ में मौजूद शापर पर थीं, मगर वो मुझसे शापर मांगते हुए हिचकिचा रही थी। गर्मी ज्यादा थी, मैंने जल्दी जल्दी शरबत का एक गिलास पिया और फिर आंटी की तरफ देखा। आंटी ने इस वक्त सफ़ेद रंग की एक कमीज पहन रखी थी और गिले में दुपट्टा ले रखा था। कमीज बारीक थी और गर्मी की वजह से शायद आंटी ने आज शम्स भी नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से इनका काले रंग की बनियान भी सफ़ेद कमीज में से बड़ा वाज़े नजर आ रही थी। फिर मैंने कहा आंटी पहले आप ये पहनकर चेक कर लें, फिर मैं आपको और भी दुखा देता हूँ। आंटी ने कहा नहीं पहनने की क्या ज़रूरत है, बाद में देख लूंगी ना। मैंने कहा अरे आंटी फ़ायदा क्या फिर अपनी दुकान होने का, ये तो आप दुकान से जाकर भी इस तरह बगैर देखे ला सकती हैं। अगर साइज बाद में ख़राब निकले तो चीज करना पड़ता है। अब मैं आया ही हुआ हूं तो आप पहनकर चेक कर लें, अगर मुनासिब हो तो ठीक, नहीं तो मैं कोई और दुखा दूंगा। मेरी बात सुनकर आंटी ने सोचा कि ज़ैन के तो सही रहा है। वो उठी और अपने कमरे में चली गईं। कमरे में जाकर आंटी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मैं मन ही मन में आंटी को सोच रहा था कि पहनकर कैसी लग रही होंगी। इतनी देर में बासित अंकल आ गए। अंकल ने कहा बेटा खैर है, आज कैसे आना हुआ? मैंने बताया आंटी ने दुकान से कुछ मंगवाया था, वो देने आया हूँ आज। अगर अंकल ना आते तो पता नहीं क्या होने वाला था। ये स्टोरी उन मर्दों के लिए सबक है जो अपनी बीवियों की ऐसी शॉपिंग खुद नहीं करते। औरतें बाजार जाकर खरीदें तो वहां भी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल सकती।